भारत सरकार के ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित भारत वापस लाया जा रहा है। ऑपरेशन सिंधु के तहत निकाले गए लोगों की कुल संख्या 1117 पहुंच चुकी है। इस ऑपरेशन को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि दुनिया के किसी भी कोने में भारतीयों पर संकट आने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हर संभव मदद भारतीय प्रवासियों को दी गई है। उन्होंने विश्वास जताया, भारत की सरकार ईरान से हर एक भारतीय नागरिक को सुरक्षित अपने वतन लाएगी। देखिए, जब जब भी देश के लोगों पर कोई भी संकट आया है, कोई भी चुनौती आई है, दुनिया के अंदर कहीं भी प्रवासी भारतीय रहते हैं, तो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उस समय की देशकाल परिस्थिति के अनुकूल जो भी काम उनके लिए उनकी सहायता कर सकता है, उनको उन देशों से सुरक्षित निकालना हो, इससे पहले भी चलाया गया और इस समय भी चलाया जा रहा है। तो सभी भारतवासी जो अप्रवासी हैं, वहाँ पर काम के लिए हैं, वहाँ पर अन्य प्रकार के प्रयोजनों से रह रहे हैं, उन सभी को सुरक्षित भारत की सरकार भारत में निकाल कर लाई। पिछले दिनों उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कई केंद्रीय नेताओं से मुलाकात की और उत्तराखंड के विकास को लेकर चर्चा वार्ता की गई। सरकार की आगामी कार्य योजनाओं से भी केंद्रीय नेताओं को अवगत कराया और उसके लिए सहयोग की अपेक्षा भी की। इसमें एक मुख्य मांग यह भी रही कि मसूरी और रानीखेत को कैंट एरिया की परिधि से बाहर लाकर नगरपालिका क्षेत्र में सम्मिलित किया जाए। इसका उद्देश्य विकास योजनाओं को गति देना है। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से इन दोनों क्षेत्रों को कैंट बोर्ड की परिधि से बाहर लाने का अनुरोध किया है। तो देखिए, उत्तराखंड के विकास को लेकर यहाँ पर चर्चा की गई, बातचीत की गई। लगातार उत्तराखंड के विकास को लेकर जो है नित नए प्रयास किए जा रहे हैं। केंद्र से विकास कार्यों के लिए सहयोग की मांग की गई है। दो क्षेत्रों को कैंट एरिया की परिधि से बाहर लाने का अनुरोध इस दौरान किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार जो है उत्तराखंड के विकास को लेकर मांग करते रहे हैं सहयोग की, और इसके अलावा जो है तमाम प्रयास भी किए जा रहे हैं। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी प्रदेश के विकास के लिए लगातार प्रयत्नशील हैं। 2 दिन पहले जो उनका दिल्ली में दौरा था, उसमें वो रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी से मिले। उन्होंने हमारे 2 शहर मसूरी और रानीखेत के कैंट एरिया को नगरपालिका में मिलाने की मांग की। ये दोनों पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और कैंट बोर्ड के अधीन होने के कारण उनमें विकास के कार्य करने में दिक्कत आती है, उनके नॉर्म्स हैं अलग कैंट बोर्ड के। तो ये अगर केंद्र सरकार के द्वारा स्वीकृत हो जाते हैं तो इससे दोनों जो हमारे पर्यटन के केंद्र हैं रानीखेत और नैनीताल, इनमें बहुत प्रगति होने की संभावना है। इसी के साथ में वो आदरणीय गृह मंत्री जी से मिले, आदरणीय ऊर्जा मंत्री जी से मिले। ऐसे कई मंत्रियों से उन्होंने मुलाकात की है और जितने भी प्रस्ताव उन्होंने माननीय केंद्रीय मंत्रियों के सम्मुख रखे हैं। प्रदेश में चरमराई शिक्षा व्यवस्था और 14,000 से अधिक स्कूलों को बंद करने के मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष संगठन सूर्यकांत धस्माना ने धामी सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि आज जो स्कूलों में छात्रों की संख्या लगातार गिर रही है, उसके लिए पूर्ण रूप से प्रदेश की भाजपा सरकार ही जिम्मेदार है। धस्माना ने आगे कहा कि शिक्षा मंत्री व शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारी जवाब दें कि पूरे राज्य के इंटर कॉलेज और हाई स्कूलों में शिक्षकों की कमी है। उन्होंने कहा कि आज राज्य भर में प्रधान आचार्य के 1300 पदों में से 1140 पद रिक्त हैं। प्रधान अध्यापकों के 150 स्वीकृत पदों में से 800 खाली हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री अब कम छात्र संख्या वाले स्कूलों को क्लस्टर विद्यालयों में मर्ज करने के शिगूफे से स्कूलों को बंद करने की साजिश कर रहे हैं, जिससे पहाड़ों में शिक्षा व्यवस्था और ज्यादा चौपट हो जाएगी। पूरे प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था जिस प्रकार से चौपट हो रखी है, उसमें और पलीता लगाने का काम अब राज्य की सरकार क्लस्टर स्कूल पॉलिसी जो लाई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत एक शिगुफा छोड़ा गया है कि राज्य भर में सरकार क्लस्टर स्कूल बनाएगी और क्लस्टर स्कूल बना करके 30 किलोमीटर के दायरे में जितने हाई स्कूल और इंटर कॉलेजेस होंगे वो क्लस्टर स्कूल्स में मर्ज कर दिए जाएंगे और वो स्कूल बंद कर दिए जाएंगे। पूरे प्रदेश के अंदर जनपद वार जिन स्कूलों को चिन्हित किया गया है क्लस्टर स्कूल्स में मर्ज करने का, समायोजित करने का, उनकी पूरी संख्या
राज्य भर में लगभग 1488 स्कूल ऐसे हैं जो इससे प्रभावित होंगे और बंद हो जाएंगे। पूरे प्रदेश के अंदर अगर 1488 हाई स्कूल और इंटर कॉलेज बंद हो जाएंगे तो आप कल्पना कर सकते हैं कि राज्य की शिक्षा व्यवस्था क्या होगी। असल में ये पूरी एक साजिश है भारतीय जनता पार्टी की शिक्षा के निजीकरण की। हायर एजुकेशन में आप देख रहे हैं कि जितने प्रीमियर सरकारी एडेड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस थे, डीएवी कॉलेज जैसा कॉलेज, डीबीएस कॉलेज जैसा बड़ा कॉलेज, एमकेपी कॉलेज जैसा बड़ा कॉलेज, एमपीजी कॉलेज मसूरी जैसा बड़ा कॉलेज, इस प्रकार के तमाम कॉलेजेस 2019 से अब तक इन कॉलेजेस में। चलिए बढ़ेंगे आगे। देहरादून के गढ़ी कैंट स्थित डाखरा में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने विधायक निधि से निर्मित हुए 20 किलोवाट सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन किया। आपको बता दें कि लगभग 10 लाख रुपए की लागत से निर्मित ये सोलर प्लांट डाकरा स्थित गुरुद्वारा में स्थापित किया गया है। इस संयंत्र के माध्यम से लगभग 3000 यूनिट प्रतिमाह बिजली का उत्पादन होगा। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि 20 किलोवाट क्षमता वाला ये सौर पावर प्लांट अब पूरी तरह स्थापित हो चुका है। इससे प्रतिदिन 100 यूनिट और महीने में लगभग 3000 यूनिट बिजली का उत्पादन होगा। उन्होंने कहा कि अब गुरुद्वारा साहिब बिजली के क्षेत्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर हो गया है। वह अपनी बिजली खुद बनाएगा और अपनी बनाई हुई बिजली खुद उपयोग करेगा। 14 जनवरी 2024 को जब मकर संक्रांति के अवसर पर जब मैं माथा टेकने यहाँ पर आया था तो मुझे आपका आदेश हुआ था कि यहाँ पर एक सौर ऊर्जा का प्लांट यहाँ पर लगाया जाए और तब मैंने वायदा किया था कि 20 किलोवाट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र यहाँ। प्रदेश में वन्य जीव संघर्ष मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इसी को लेकर आज वन मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि जंगली जानवरों के हमले को लेकर लगातार लोगों के साथ बैठकें भी की जा रही हैं और उन्हें जागरूक करने के लिए कई तरह के अभियान भी चलाए जा रहे हैं। लोगों को ये बताया जा रहा है कि किस तरह से जंगली जानवरों को आबादी में आने से रोकें। वन मंत्री ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा फलदार पेड़ जंगलों में लगाए जाएं, जिससे कि फल खाने वाले जीव जंगल में ही रहें। वन मंत्री ने कहा कि 2000 से ज्यादा ऐसी जगहों को चिन्हित किया गया है कि जहां पर जंगली जानवरों का हमला होता है और वहां पर सोलर लाइटें लगाने की व्यवस्था की गई है। जंगली जानवर जंगलों में रहता है, लेकिन इसके लिए हमने एडवाइजरी भी कई बार की है, एसओपी भी जारी की है, लोगों के लिए अवेयरनेस कैंप भी लगाए हैं। 5000 से ज्यादा हमारे सेक्शन हैं। हर सेक्शन में हम लोगों ने पब्लिक के साथ फायर मिटिगेशन और ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को लेकर इसमें लगातार मीटिंग्स भी की हैं, लोगों को जागरूक करने का काम किया है। पहली बार 2000 से ज्यादा उन एरियाज में जो उनको आइडेंटिफाई करने के बाद जो ये हॉट स्पॉट थे ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट के लिए 2000 से ज्यादा पहली बार सोलर लाइट्स भी दी हैं। खबर देहरादून से है, जहां पर कांग्रेस मुख्यालय में वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं की आज महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में आगामी पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस द्वारा रणनीति बनाई गई। आपको बता दें कि उत्तराखंड राज्य के 12 जिलों में पंचायत चुनाव का ऐलान हो चुका है, जिसके लिए निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा, पार्टी की सभी वरिष्ठ नेता बैठक में मौजूद रहे। सभी के पास अपना अपना अनुभव है और हर किसी न किसी क्षेत्र में परख भी रखते हैं। वहीं बैठक में क्षेत्र प्रभारियों को लेकर भी चर्चा की गई। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि भाजपा सरकार 2 चरणों में पंचायती चुनाव करवा रही है। उन्होंने भाजपा पर आरक्षण के रोस्टर में गड़बड़ी करने का आरोप भी लगाया है। तो वे हैं उसमें 3 चरणों में काम करने की तय हुई है, जिसमें पहला चरण होगा जो ग्राम सभा और बीडीसी मेंबर्स तक की स्थितियों को चेक करेगा, वहाँ हमको किस तरीके से काम करना है, कैसे सामंजस्य बैठाना है। उसके बाद जिला स्तर के जो हमारे पदाधिकारी वो उनको कोऑर्डिनेट करेंगे और सारे पूरे घटनाक्रम को या पूरे चुनाव को देखने का काम जो है फिर जो राज्य स्तर के हमारे प्रभारी वहाँ भेजे जा रहे हैं जिले स्तर पर, वो लोग उनको देखेंगे और जो लास्ट स्क्रूटनी होगी वो पीसीसी लेवल पर की जाएगी, जिसमें जिला पंचायत और ब्लॉक। हम पंचायती चुनावों का उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे थे, मगर जिस प्रकार से
इन्होंने आरक्षण के रोस्टर को गड़बड़ाया है, उसको शून्य घोषित करके नए सिरे से बनाने की बात कही है। उससे कई क्षेत्र इस जो रोस्टर का लाभ है उससे वंचित रह जाएंगे और SC ST के हितों पर भी चोट है, ये दूसरे वर्गों के हितों पर भी चोट है। हम पंचायती चुनावों का खबर हरिद्वार से है, जहां पर भारत माता मंदिर ट्रस्ट को लेकर महामंडलेश्वर ललितानंद गिरी द्वारा लगाए गए आरोपों के मामले में पटाक्षेप हो गया है। कनखल के जगत गुरु आश्रम में शंकराचार्य राजेश्वरम और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने महामंडलेश्वर ललितानंद गिरी के साथ बातचीत कर विवाद को खत्म करने का दावा किया है। महंत रविंद्र पुरी ने कहा कि गलतफहमी के कारण मतभेद सामने आए थे। हालांकि फिलहाल दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से इस विवाद को खत्म कर लिया है। आपको बता दें कि भारत माता मंदिर के महंत और महामंडलेश्वर स्वामी ललितानंद गिरी ने मंदिर के सचिव ID शास्त्री पर संपत्ति को खुर्द-बुर्द करने और उनके खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया था। विवाद हो जाता है, लेकिन हमारा वाद विवाद कुछ पल के लिए होता है, ज्यादा नहीं होता है। और महाराज श्री का कोई वाद विवाद नहीं था, थोड़ा समझने में गलती हो गई। मैं समझता हूं कि हमारे आचार्य श्री बहुत विद्वान है, जोना पीठाधीश्वर है। उन्होंने जो बोला था सही बोला था, लेकिन महाराज श्री को समझने में थोड़ा फर्क आ गया। उनका कहना था कि महाराज श्री तो भारत माता के महंत है, लेकिन महामंडलेश्वर हरियाणा के है। लेकिन वो कुछ बोलने में कोई ऐसी चूक तो हुई थी नहीं, लेकिन सुनने में चूक हो गई। और उसके बाद महाराज श्री को ये समझ में आ गया कि शायद आचार्य जी मुझसे कुछ मतभेद रख रहे हैं। जो भी कोई वार्ता होती, हमें संतों को आपस में बैठ करके उस पर विचार विमर्श करना चाहिए। और पीसी करने का अर्थ है कि हमने पूरे हिंदुस्तान में हल्ला मचा दिया, तो मैं पीसी के पक्ष में नहीं हूँ। मैं यही चाहूंगा कि जो हो गया सो हो गया, आगे चल कर ऐसा कोई हमारी पीसी नहीं होगी, महाराज श्री की पीसी नहीं होगी। और ऐसी कोई बात ही नहीं थी जिसपे इतना विवाद होना चाहिए था। प्रदेश में मानसून ने अपनी दस्तक दे दी है और ऐसे में शिकारियों की ओर से वन्य जीवों का शिकार करने की घटनाएं भी अब बढ़ जाती हैं। अब उसी की रोकथाम को लेकर आज कार्बेट टाइगर रिजर्व, अमानगढ़ टाइगर रिजर्व और तराई पश्चिम वन प्रभाग के अधिकारियों ने जंगल की सीमाओं पर अंतर्राष्ट्रीय गश्त की, जिससे शिकारियों पर नजर रखी जा सके। आपको बता दें कि गश्त की शुरुआत लाल ढांग से शुरू होकर शिकारी कुआं, पाटो रेंज, पथरामपुर क्षेत्र होते हुए अमानगढ़ रेंज होते हुए कालागढ़ पहुंचकर खत्म हुई। जंगलों से सटे आबादी वाले इलाकों में लोगों से बातचीत की गई और अपील की गई कि बारिश के समय जंगल में कोई भी संदिग्ध आदमी दिखाई दे, उसकी सूचना विभाग को दें, जिससे विभाग तुरंत ही कार्रवाई कर सके। वन प्रभाग का एक संयुक्त फ्लैग मार्च का आयोजन किया गया और जैसा कि अब मानसून काल अब प्रारंभ हो चुका है, तो मानसून काल में वन और वन्य जीवों की सुरक्षा की चुनौती बढ़ जाती है वन विभाग के सामने। तो उसी उद्देश्य से ये आमजन में एक जागरूकता लाने के लिए और जो वन अपराधी हैं उन पर एक नज़र बनाए रखने के उद्देश्य से ये एक शांतिपूर्वक फ्लैग मार्च निकाला गया है। तो इसमें अमानगढ़ और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और तराई पश्चिम के अधिकारी कर्मचारी सभी उपस्थित रहे। इसमें हमारे साथ में एक महिला अधिकारी भी, अमानगढ़ के जो रेंज अधिकारी हैं वो भी साथ में हैं और एक अच्छा आयोजन इसका किया गया। और इस बीच आम जन से भी इसमें समन्वय स्थापित किया जा रहा है, जिससे कि कोई वन विभाग के उनको सूचना देनी हो तो वो भी आसानी से दे सकें। और आम जन से एक अपील भी की जा रही है, आपके माध्यम से भी की जा रही है कि कोई भी संदिग्ध गतिविधि वस्तु कोई दिखाई दे तो उसके लिए निकटतम चौकी, चाहे वो वन विभाग अमानगढ़ की हो या कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की हो, तो उसमें एक सूचना जरूर दे दें। और अब खबर बागेश्वर कपकोट विकासखंड के नामिक से है, जहां पर स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना देते हुए बताया कि एक व्यक्ति गोगिना से करीब 3-4 किलोमीटर दूर जंगल में रामगंगा पुल के पास नदी किनारे गिरकर फंस गया है। सूचना मिलने पर पुलिस
एसडीआरएफ और फायर टीम तुरंत ही घटनास्थल के लिए रवाना हो गई। बचाव टीम जंगलों से नीचे रामगंगा पुल पर गई, जहां नदी के किनारे एक व्यक्ति बैठा हुआ मदद के लिए आवाज लगा रहा था। बचाव टीम रस्सी की मदद से फंसे हुए व्यक्ति को दूसरे किनारे पर सुरक्षित लाई। व्यक्ति ने बताया कि वह 6 दिन पहले ऊपर से फिसलकर नीचे गिरकर फंस गया था। घायल को तुरंत ही एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया। और अब खबर मसूरी से है, जहां पर टूरिस्ट क्षेत्र में पर्यटकों की गुंडागर्दी थमने का नाम नहीं ले रही है। मसूरी घूमने के लिए आए कुछ पर्यटकों ने पहले छात्राओं के साथ छेड़छाड़ की। जब छात्राओं के परिजनों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो पर्यटकों ने चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में एक व्यक्ति के हाथ व पैर पर गहरे घाव हुए हैं। पुलिस ने इस मामले में 2 पर्यटकों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस ने चोट पहुंचाने और छेड़छाड़ की धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। कल थाना मसूरी पर श्री आशीष पवार के द्वारा एक तहरीर दी गई, जिसमें उनके द्वारा आरोप लगाया गया कि कुछ बाहर से आए पर्यटकों द्वारा स्थानीय युवतियों का पीछा किया जा रहा था। तहरीर के आधार पर पुलिस के द्वारा समुचित धारा में अभियोग पंजीकृत किया गया और उसमें विधिक कार्रवाई करते हुए उसमें नामजद 4 युवकों में से 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है और बाकी 2 युवकों को गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है। घटना का संज्ञान जब लिया गया तो संज्ञान में आया कि बाहर से कुछ जो पर्यटक घूमने आए हुए थे, उनके द्वारा टैक्सी स्टैंड के आसपास कुछ युवतियों का पीछा किया जा रहा है। पौड़ी पुलिस ने मृत्यु के नाम पर बीमा पॉलिसी और खाता खोलकर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। एसपी बॉडी लोकेशन ने बताया कि दोनों ही अभियुक्त मृतकों के नाम पर बीमा पॉलिसी और खाता खोलकर लोगों से ठगी करते थे। पुलिस ने दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। कोतवाली पौड़ी पुलिस के द्वारा 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। ये दोनों अभियुक्त फर्जी बीमा पॉलिसी के नाम पर धोखाधड़ी करने का प्रयास कर रहे थे। एक इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा हमारे पास एक शिकायत दर्ज करवाई गई थी कि एक गैंग है जो कि फर्जी अकाउंट्स बनाती है और फर्जी अकाउंट्स और फर्जी बीमा पॉलिसी के नाम पर लाखों रुपयों की ठगी करती है। मुकदमा लिखने के उपरांत हमने जांच में ये पाया गया कि कुछ लोग हैं जो कि मृत लोगों के नाम पर फर्जी बीमा पॉलिसी खोलते हैं और ऐसे बीमा पॉलिसी के आधार पर लाखों रुपए की ठगी करते हैं, वो पैसों का गबन करते हैं। उत्तराखंड में मॉनसून की आहट के साथ ही पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश के सीजन में होने वाली लैंडस्लाइड की घटनाएं भी दस्तक देती हैं, जिन्हें रोकने के लिए राज्य आपदा प्रबंधन विभाग मॉनसून सीजन से पहले इसकी तैयारी भी करता है। लेकिन हर साल सीजन में कई ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जिसमें लैंडस्लाइड के कारण जान और माल दोनों का नुकसान होता है। ऐसे में मॉनसून सीजन में पर्यटकों की रफ्तार भी 4 धाम यात्रा में धीमी पड़ जाती है। सरकार इन आपदाओं से बचाव के लिए दावे तो बहुत करती है, लेकिन हकीकत कुछ और ही रहती है। इस बार मॉनसून को लेकर क्या है सरकार की तैयारियां, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड में हर साल सैकड़ों आपदाएं आती हैं, जिनमें सबसे ज्यादा आपदा मॉनसून सीजन में देखने को मिलती है, जिसके कारण जान और माल दोनों का काफी नुकसान होता है। हालांकि मॉनसून सीजन से पहले राज्य आपदा प्रबंधन विभाग अन्य विभागों के साथ मिलकर मॉनसून सीजन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयारी करता है, जिसको लेकर कई बार मॉक ड्रिल भी आयोजित होती है। लेकिन प्रकृति के सामने सभी तैयारियां नाकाफी साबित होती हैं और हर साल आपदाओं के कारण कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं। प्रदेश में जिस समय मॉनसून दस्तक देता है, उसी समय 4 धाम यात्रा अपने चरम पर होती है और कई बार रास्ते से गुजर रहे श्रद्धालु आपदा का शिकार हो जाते हैं। हैरानी की बात तो ये है कि समय समय पर मौसम विभाग पूरे प्रदेश के लिए रोजाना एक फोरकास्ट जारी करता है, जबकि हर जिला मुख्यालय में मौसम की अपडेट को लेकर हर 3 घंटे में अपडेट देता रहता है। बावजूद इसके खराब मौसम होने पर भी यात्रा रोकी नहीं जाती, जिसका खामियाजा श्रद्धालुओं को अपनी जान देकर भुगतना पड़ता है। बिल्कुल, इसके लिए देखिए जो फोरकास्ट राउंड द क्लॉक हम लोग देते हैं, तो एक तो जैसे स्टेट के लिए जो बुलेटिन है उसमें क्या डिस्ट्रीब्यूशन रहने वाला है और क्या उसमें वार्निंग है, तो ये सब स्टेट गवर्नमेंट को शेयर किया जाता है आपदा प्रबंधन को।
वो आगे उसको जो अपने डिस्ट्रिक्ट है या हम लोग भी डिस्ट्रिक्ट तक भी वो सब चीज़ें शेयर करते हैं, तो उनको पता रहता है कि हाँ क्या एक्टिविटी या किस तरह का बोला गया है, तो एक तैयारी अपने स्तर पर रखते हैं। दूसरा है कि जो नाव कास्ट है वो भी हम देते हैं हर 3-3 घंटे में। तो नाव कास्ट में अगर लग रहा है कि कहीं पे ज़्यादा एक्टिविटी होने वाली है या हो रही है, तो उसमें हम लोग जो SMS के थ्रू जो है एक कैप जो है जो किया गया है, कैप का मतलब आपका हो गया कि कॉमन अलर्ट प्रोटोकॉल, तो NDMA ने इसको डेवलप किया है। तो एरिया स्पेसिफिक के लिए रहेगा। मान लीजिए कि जो हमको हैवी रेन या इंटेंस स्पेल है उसके एक्सपेक्टेशन की देहरादून मसूरी में वो होने वाली है, तो उसी एरिया को पॉलीगन बना के उस एरिया का, तो उस एरिया के लिए वो जाएगा और जो लोग वहाँ पर होंगे उनको वो SMS मिलेगा। चार धाम यात्रा मार्ग, कहाँ कितने लैंडस्लाइड जोन? चार धाम यात्रा मार्ग में करीब 163 लैंडस्लाइड जोन हैं। केदारनाथ में 2013 की आपदा के बाद पैदल रास्ते को किया गया था दुरुस्त। केदारनाथ में पूरे पैदल मार्ग में खड़े पहाड़ों को काटकर बनाया गया था रास्ता। पैदल मार्ग में सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 13 लैंडस्लाइड जोन है दर्ज। पैदल मार्ग के अलावा ऋषिकेश से चारों धामों के मार्ग में है लैंडस्लाइड जोन। केदारनाथ में छोटी लिंचौली और बड़ी लिंचौली में है डेंजर जोन। इन डेंजर जोनों में हर साल आपदा के कारण होती हैं कई मौतें। हर साल मॉनसून सीजन से पहले राज्य आपदा प्रबंधन विभाग दावा करता है कि उसने यात्रा मार्ग सहित उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र के सभी लैंडस्लाइड जोन और डेंजर जोन को चिन्हित किया है, लेकिन ऐसे लैंडस्लाइड जोन पर बार बार हादसे होते रहते हैं, जो राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के दावों को भी खोखला साबित करता है। ताजा मामला 3 दिन पहले का है, जब केदारनाथ पैदल मार्ग में बारिश के पानी के साथ बोल्डर गिरने की घटना सामने आई थी, जिसमें 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी, जबकि एक श्रद्धालु लापता बताया गया था। इसके साथ ही 2 श्रद्धालु घायल भी हुए थे। वहीं मॉनसून भी अब उत्तराखंड की दहलीज पर खड़ा है और मॉनसून के दौरान आने वाली आपदाओं का खतरा भी बढ़ गया है और हर साल की तरह इस साल भी आपदा प्रबंधन विभाग तैयारी पूरी होने के दावे कर रहा है। देखिए, विगत वर्षों में हमारी ULMMC की टीम गई थी, उसने लैंडस्लाइड जोन्स छांटे थे, तो जो भी लैंडस्लाइड जोन्स थे उसमें से मैक्सिमम में काम पूरा हो गया है। कुछ में वित्तीय स्वीकृति का कार्रवाई चल रही है, कई विभाग इन्वॉल्व है उसमें हैं, और कुछ में काम चल रहा है। और जहाँ पे केदारनाथ जी का बता रहे हैं वो लैंडस्लाइड जोन नहीं था, पत्थर कई जगह गिरते हैं। जब बरसात होती है तो पहाड़ों में पत्थर लगातार शूटिंग स्टोन आते रहते हैं, तो उसमें लोगों से हम यही अनुरोध करेंगे कि जब बरसात हो रही हो, वर्षा के दौरान यात्रा करने से बचें, चाहे पैदल यात्रा हो चाहे व्हीकल से यात्रा हो, क्योंकि पत्थर गिरने का डर रहता है। पत्थर गिरने के बाद घायल होने का या व्हीकल के नुकसान होने का खतरा रहता है। थोड़ा सा वेट कर लें, थोड़ा इंतजार करके बरसात को रुकने दें। जब बरसात रुकेगी पत्थर गिरना बंद हो जाएगा। आप अपनी यात्रा फिर सुचारू करें ताकि किसी प्रकार की परेशानी से बचा जा सके। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में पर्यटकों और साहसिक गतिविधियों के साथ ही चार धाम में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार इजाफा हुआ है और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमस्खलन, भूस्खलन और ग्लेशियल झील के फटने से होने वाली बाढ़ जैसी आपात स्थितियों में भी बढ़ोतरी देखी गई है। वहीं प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप, भूस्खलन, बादल फटना, बाढ़ और वनाग्नि के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। इन आपदाओं के कारण हर वर्ष जान माल की भारी हानि होती है, लेकिन सवाल जस का तस है कि आपदा के दौरान जनहानि को कैसे कम किया जाए, जबकि आपदा प्रबंधन विभाग मॉनसून के दौरान तैयारियों में लगा रहता है। उत्तराखंड से योगेश की रिपोर्ट।